हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर 2 क्लास 9 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो ये चैप्टर के हम बिल्कुल एनसीईआरटी की जैसे नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, जो भी टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में है न्यू वाली, उसको हम सबको कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत में आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि कहाँ से सेल आया। तो सेल आता है भाई आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही, जो पुराने सेल से ही नया सेल बन सकता है ना भाई। तो यानी कि हमारा ये किसने बताया? विर्चो ने बताया था। विर्चो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि जो भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। अब हम इसका टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आने लग गई, तो हमने अपनी जो हम चीज़ें आंखों से नहीं देख सकते उस चीज़ों को हमने एक्सप्लोर करा माइक्रोस्कोप वगैरह से, तब जाके हमको ये चीज़ें देखने को मिली। सेल हमारा क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब कि सेल से टिश्यू बनना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से हम पूरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सेल टूटते भी हैं, जैसे कि सेल अगर टूटेगा तो एक न्यूक्लियस को दो डिवाइड कर देंगे, दोनों न्यूक्लियस फिर अलग अलग मिला के एक सेल बना देगा। ठीक है, इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं, टूटना। आगे हम बढ़े अगर, तो हमारा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, हम साइंटिस्टों ने ऐसा बोला है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हमारी वाटर से शुरू हुई है, पानी से ही सब कुछ शुरू हुआ है। ठीक है, और पहले के ज़माने में अर्थ कंडीशन में लोगों के पास इन्वायरमेंट से लोग रिलेट करके जीते थे। फिर धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज हुई, ज़्यादा हॉट स्प्रिंग आने लग गई, तो अलग अलग बैक्टीरियाज धीरे धीरे जमने लग गए, जिसमें कि अगर हमारा जितनी गर्मी होती है ना उतनी ज़्यादा बैक्टीरिया ये वाला फैलता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स एक ऐसा बैक्टीरिया है जो गर्मी में पैदा होगा, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई उतना ज़्यादा बैक्टीरिया ये बढ़ेगा। ये एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में स्टडी सबसे पहले हुई थी तुम्हारी बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर, इंडिया में, जिन्होंने हॉट स्प्रिंग के बारे में सर्च किया। ठीक है, धीरे धीरे हॉट स्प्रिंग में हमने देखा कि रैपिडली अराउंड हॉट स्प्रिंग ये ग्रो हो रहे हैं। क्या ग्रो हो रहे हैं? जितना ज़्यादा हॉट स्प्रिंग बढ़ता है ना उतना ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारा ग्रो होना चालू हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन को यूवी रेज से, यहाँ लिखा हुआ है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, डिपॉजिट्स भी करता है, हेल्प भी करता है। ये हमारा फर्स्ट सेल के मेम्ब्रेन को बाहर से चीज़ों के बचाने में बैरियर बन के काम करता है उसको। सेल दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर सिंगल सेल से मिलकर बना है, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेलों को मिला के बना हुआ है। हमने भी जैसे बात करी कि सेल से सिमिलर सेल को मिला के टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, उसके अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन सिस्टम क्या हुआ? रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके अंदर ऑर्गन क्या क्या है? लंग्स हो गया, नसल कैविटी हो गया, नोज हो गया। अब सबके अंदर अपने अपने क्या है? टिश्यूज़ हैं। जैसे कि अगर मैं रेस्पिरेटरी लंग्स के अंदर बात करूँ तो लंग्स के अंदर एल्वियोलर टिश्यू होता है, और फिर उस टिश्यू के अंदर भी एक सेल होता है एल्वियोलर सेल, या नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस टिश्यू होता है, फिर नर्व सेल होता है। तो ऐसे कर करके चीज़ें हमारी जो है बढ़ना शुरू होती है। अब सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा, और सेल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कैसे हमारे कौन से डिफरेंट कंपोनेंट है सेल के। तो सेल के पास क्या क्या होता है? सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है, सेल के पास न्यूक्लियस होता है सॉरी, सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है जी, सेल वॉल भी होता है कुछ कुछ सेल्स में। ये सब देखी कैसे? ये सब देखी हमारी इस माइक्रोस्कोप से, क्योंकि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमारी आंखों में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर की मिनिमम रेंज है हमारी आंखों की, उससे ज़्यादा दूर का हम देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोस्कोप का। ठीक है बेटा, नेट ऑफ कर देते हैं एक बार, फिर करते हैं। चलो आगे चलो। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें और चीज़ें देखनी है। अब देखो, जैसे कि हमारा देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर की चीज़ें वो ऐसी होती हैं जो हमारे नेक्ड आइज से विजिबल है हमको। फिर ऐसी चीज़ें जो लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जैसे यूकोमीटर वाली, और नैनोमीटर जो होगा। यूकोमीटर क्या होता है कि अगर हम मीटर में ना 10⁻⁻⁶ जोड़े, मतलब इतना छोटा, तो उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। लेकिन अगर और भी छोटी चीज़ होगी, जैसे नैनोमीटर क्या होता है, तो नैनोमीटर मीटर में 10⁻⁹ जोड़ देना तो वो मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें छोटी से छोटी चीज़ें देख पाए। ये सबसे पहले बताया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने 1665 में बोला कि सेल नाम की भी कुछ चीज़ होती है। उसने क्या करा, पहले के ज़माने में ना कोल्ड ड्रिंक के बोतल्स में ना ढक्कन हुआ करता था जो हमारा लकड़ी से बना था, उसको हम बोलते हैं कॉर्क। उसने एक कॉर्क का स्लाइस लिया, काटा उसको, और उसमें एक स्लाइस को उसने क्या करा, माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसने देखा कि बहुत सारे ना खांचे बने हुए। देखो ऐसे खांचे बने हुए। तो उसने बोला कि जो ये खांचा है, स्मॉल सा ये बॉक्स है, वो एक सेल है, लेकिन ये डेड सेल था। इसने जो डिस्कवरी करी वो डेड सेल की करी, लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं करी इसने। फिर हम आते हैं माइक्रोस्कोप पढ़ लेते हैं। इसने लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ किया। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई? दो तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट और इलेक्ट्रॉन। तो लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं कुछ, आई पीस लगा होता है, बॉडी ट्यूब होता है, बीच में हमारे यहाँ पे 10x 40x का दो
विजन होता है जिसको हम स्क्रॉल कर करके देख सकते हैं। इस स्लैब के ऊपर हम चीज़ों को रखते हैं जिसको हमें लाइट पड़ती है, और लाइट पड़ने के बाद इसको ना जूम होता है, तो लाइट पड़ती है इसलिए इसका नाम लाइट माइक्रोस्कोप है। ठीक है, अब देखो कैसे दिखेगा। पहले हमने यहाँ पे हमने स्लाइड पे स्पाइसमैन रखा है, एक पत्ती रखी, और पत्ती को हमने ऑब्जेक्टिव लेंस से थोड़ा ये एडजस्ट करके आई पीस में देखा, तो हमें पत्तियों के अंदर ये थोड़ा बहुत चीज़ें देखने को मिली हैं। ये स्टोमेटा देख रहे हैं हम पत्तियों के अंदर। ठीक है, अब इसको मैंने बोला कि माइक्रोस्कोप को हम यूकोमीटर से नापते हैं, तो यहाँ पे यूकोमीटर देखो कन्वर्जन हुआ है, तो कैसे नापेंगे, यूकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये फॉर्मूला है आपकी एक्टिविटी में आपको कराया जाएगा, ओनियन पील वाली जब एक्टिविटी आपको कराई जाएगी स्कूल में, तो ये कराया जाएगा। जितने नंबर ऑफ सेल्स निकलेंगे दिखेंगे ना आप, उतने नंबर ऑफ सेल से डिवाइड करना होता है उसके डायमीटर को, सेल के। ठीक है, सेल का डायमीटर आप यूकोमीटर में नापते हो, तो मिलीमीटर से यूकोमीटर का कन्वर्जन भी दिया हुआ है। मीटर का तो मैंने आपको बता ही दिया, 10⁻⁻⁶ करोगे तो यूकोमीटर हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा नैनोमीटर को नापता है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, 1 बिलियंथ ऑफ मीटर, 1 बिलियंथ ऑफ मीटर मतलब होता है 10⁻⁹ ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा कुछ ऐसा दिखता है आपको। ये और भी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है, इसके अंदर रेजोल्यूशन है, कॉन्ट्रास्ट होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। हम स्टोमेटा के अंदर भी चीज़ें देख सकते हैं, इसके अंदर उसका नाप सकते हैं मिलीमीटर में। अब सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सेल जो बना है, सेल के अंदर सबसे बाहरी चीज़ होती है ना, वो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि एंट्री एग्जिट को परमिट करता है सेल के अंदर या बाहर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एंट्री एग्जिट को परमिट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्टिबल परमेबिलिटी। इसके अंदर गैसेज एक्सचेंज भी होती हैं, वाटर का भी एक्सचेंज होता है, तो जहाँ भी गैसेज का एक्सचेंज होगा उसको मैं बोलूँगा डिफ्यूजन। देखो यहाँ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस लिखा हुआ है। डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि पार्टिकल्स, गैसेज में पार्टिकल्स होंगे। और जहाँ वाटर की मूवमेंट की बात आएगी वहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। जो आलू का एक्सपेरिमेंट एक करा हुआ है कि जैसे ही वाटर को हम प्लेन वाटर में डालते हैं ना, तो वो स्वेल हो जाता है, क्योंकि प्लेन वाटर डाइल्यूट है, और अगर मैं कुछ मिला दूँ, कंसनट्रेट कर दूँ उसको, तो पानी श्रिंक हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वाटर की मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट कैसे होती है देखो, यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो, अगर अंदर का कंसंट्रेशन लेस हुआ और बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, तो यानी कि वो सेल स्वेल हो रहा है, जैसे आलू स्वेल हो रहा है, क्योंकि डाइल्यूट में पानी ज़्यादा अंदर हो जाएगा और बाहर तो पानी है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या होता है, स्वेल होना चालू हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, उल्टा, कि बाहर का सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा है, अंदर का कम है, तो फिर श्रिंक होना चालू हो जाएगा। और दोनों सेम है तो कुछ भी नहीं होगा, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है जी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ना एक मॉडल होता है, फ्लूइड मोसेक मॉडल कहते हैं उसको। फ्लूइड मोसेक मॉडल देख लो भाई। फ्लूइड मोसेक मॉडल में हमारा प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट चेन होती है, प्रोटीन, और इसके अंदर फ्लूइड मोसेक का मतलब ये है कि फ्लूइड मतलब मॉलिक्यूल, मोसेक मतलब अरेंजमेंट टाइल्स जैसी होती है, इसलिए उसको मोसेक बोला है। लिपिड्स बिलेयर बाई लेयर होता है, बिलेयर नहीं बाई लेयर है। तो बाई लेयर मतलब क्या है कि 2 लेयर्स होंगे। ठीक है, एक आउटर एक इनर। तो आउटर वाला जो होता है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जो कि वाटर लविंग होता है, वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो वाटर हीटिंग होता है, वो वाटर को दूर भेजता है अपनी तरफ से। ठीक है, रिपेल करता है। ठीक है जी। फ्लूइड नेचर मतलब मूवमेंट वगैरह हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। ठीक है, प्रोटीन का रोल इसके अंदर ये है कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अंदर, गेट कीपर की तरह काम करता है, चीज़ों को एंटर एग्जिट प्रोवाइड करेगा। इसमें सेल की इंटरेक्शन होती है, कम्युनिकेट करते हैं ये लोग आपस में, इंटरेक्ट करते हैं सराउंडिंग से अपने। बाकी एक्सपेरिमेंट है आपका ओनियन पील वाला। ओनियन पील को अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ओनियन पोटैटो लीफ में भी जैसे हमने देखा था। या फिर हम एनिमल सेल में चिक्स का एग्जांपल भी आपका ये रेगुलर शेप बता रहे हैं बेसिकली। तो ओनियन सेल हमारा सारा सेल सेम बने हुए हैं, अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में है, पर चिक सेल के अरेंजमेंट हमारी इरेगुलर है, रैंडम से बने हुए हैं ये। अब आता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ये केवल प्लांट में पाया जाएगा। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल केवल प्लांट में पाया जाएगा। सेम काम है इसका भी, ये भी हमारा वाटर की मूवमेंट वगैरह करता है और फिर हमारे सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। काम पूरा सेम है। ठीक है, ये तो हमारा बैक्टीरिया फंगी वगैरह में भी पाया जाता है। ये भी परमेबिलिटी ही करता है, मतलब कि एंट्री एग्जिट ही परमिट करता है ये। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये कंपोनेंट को होल्ड करके रखता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ना ऑर्गन्स होते हैं, इनके हर ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, और ये हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन हमने बता ही दिया, बहुत देर से बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट सेल का पार्ट होता है। ये सारी एक्टिविटी सेल की ना कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल सेंटर है ये। जैसे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, वैसे न्यूक्लियस के बाहर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। काम सेम है हर मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्ट करना।
ठीक है। अब हम एक-एक करके क्या कर लेते हैं, सेल के ऑर्गन्स पढ़ लेते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो बहुत सारा स्मॉल सेल स्ट्रक्चर होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और ईआर में भी प्रेजेंट है। ये प्रोटीन बनाता है खुद का, ठीक है। इतना ही काम है राइबोसोम का बस भाई, सिंपल सी भाई। ये हमारा रूट नोड्यूल से पाया जाता है। अगर आप तुम देखोगे तो रूट्स के अंदर पाया जाता है, जड़ों के अंदर। ये प्रोटीन खुद का बनाता है, ठीक है। ऐसे मोटे मोटे से नोड्यूल्स बने होंगे रूट्स में, तो वो राइबोसोम होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री है ये। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लार्ज नेटवर्क होता है, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे कनेक्ट करेगा ये भी सिंथेसाइज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। दो टाइप के होते हैं ये, रफ और स्मूथ। रफ बनाता है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन राइबोसोम बना रहा है भाई, तो रफ के अंदर राइबोसोम होगा, इसके अंदर राइबोसोम नहीं होगा। स्मूथ के अंदर ये प्रोटीन बनाता भी है और ये ट्रांसपोर्ट भी कराता है। ये लिपिड्स बनाता है और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट कराता है। लिपिड्स यानी कि फैट, ठीक है। अब नाम से पता लग रहा है ये रफ होगा, ये स्मूथ होगा, इसका सरफेस। सिंपल सी बात है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, डन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हार्मोन्स के प्रोडक्शन में काम आते हैं ये दोनों। अगर हम बात करें, अगला क्या है? गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस की डिस्कवरी की थी हमारी कैमिलो गोल्गी ने, साइंटिस्ट का नाम है ये, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस क्या है? गोल्गी अपैरेटस हमारा मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन की। जो भी प्रोटीन और लिपिड्स बनाया, उसको मॉडिफाई करके, उसकी सॉर्टिंग करके, किसका काम पहले है, किसका काम क्या है, कौन ख़राब कौन सही है। उसके बाद उसको पैकेजिंग करता है और पैकेजिंग करके कहाँ भेजता है? वेसिकल्स के अंदर। वेसिकल्स के अंदर पैकेजिंग होती है और फिर ट्रांसपोर्ट कराता है सेल के बाहर। तो काम क्या हुआ देखो, पहले मॉडिफाई किया, फिर सॉर्ट किया, फिर पैकेज करी, फिर शिपमेंट भी कर दी, मतलब कि ट्रांसपोर्ट भी करा दिया सेल के बाहर, ठीक है। तो इसको पैकेजिंग सेंटर भी बोलते हैं हमारे सेल का। फिर लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम होता है हमारा क्लीन अप सिस्टम, मतलब जो भी खराब सेल है ना, या फिर डेड सेल है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, जैसे कि वो ऑर्गन को डैमेज ना कर दे। तो पुराने सेल्स को खाता है, इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं हम लाइसोसोम को। जो भी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ उसको आप लिखते रहें। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे बर्नआउट सेल या फिर ओल्ड सेल्स को खा लेता है। जो खुद को खाएगा वो सुसाइडल ही तो हुआ। बाकी ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है आपका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, फर्टिलाइजर में काम आता है स्पर्म, ठीक है। मेल्स के अंदर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेल अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 2 टाइप के सेल हैं। कौन कौन से भाई? तो बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। 3 टाइप के सेल हैं। मेनली 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है तुम्हारा बैक्टीरियल सेल, यूकैरियोटिक के अंदर आता है तुम्हारा प्लांट और एनिमल सेल। समझे? 2 टाइप के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केवल बैक्टीरियल, यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल दोनों। तो देखो भाई, प्रोकैरियोटिक क्या है? तो सिंपल और स्मॉल सेल होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल है साइटोप्लाज्म का, ये इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ना मेम्ब्रेन्स नहीं होते। जैसे हमने बोला ना कि सेल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, फिर एक और मेम्ब्रेन आ गया सेल वॉल, इसके अंदर एक भी मेम्ब्रेन नहीं है। पर यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे वो एक हो चाहे वो 2 होंगे। जैसे प्लांट के अंदर 2 हो जाते हैं, एनिमल्स में तो एक ही होता है, ठीक है। अब प्लांट एनिमल की भी अलग अलग अगर हम बात करें तो दोनों का डिफरेंस आ जाता है पेपर में। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल नहीं है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। बड़ा वैक्यूल होता है, छोटा वैक्यूल होता है, ठीक है। लीफ सेल है, इसमें ह्यूमन चिक सेल का एग्जांपल दे सकते हो आप। और अगर हम केवल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात करें तो सिंपल होता है, इसमें वेल डिफाइंड होता है। कॉम्प्लेक्स होगा मतलब कि इसमें सेल वॉल नहीं होता, इसमें सेल वॉल होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन है, ठीक है। बैक्टीरिया और लीफ सेल की बात आप कर सकते हो। समझ में आया क्या? तो वही कंपैरिजन यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंस ही है। आप वही सेम चीज़ें लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल, और ये सब आपको दिया हुआ है। बुक में से डायग्राम जरूर बना के जाएं। सेल कैसे ग्रो होता है? तो सेल डिवाइड कैसे होंगे? तो हम व्हेन वी गेट, जैसे हमने कट किया, कट कहीं पे हमारा लग जाता है तो थोड़ी देर बाद हील नहीं हो जाता अपने आप, क्योंकि सेल्स काम कर रहे हैं। अगर वहाँ के सेल मर जाएंगे तो फिर वो कैसे होगा? ग्रो नहीं हो पाएगा। लेकिन हर एक सेल की ना कुछ साइज़ है, वो उतने साइज तक ही ग्रो हो पाता है, उससे ज़्यादा साइज का ग्रो नहीं हो पाता। ये आपको ओनियन पील के जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो उसमें ओनियन पील का आप साइज़ देखोगे, तो उसका साइज़ रेगुलर शेप में होता है। उसका एकदम सारे सेल का शेप जो है, किसी का राउंड देखो दिख रहा है, किसी का कुछ और शेप में दिख रहा है। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग शेप होते हैं सेल्स के। हर सेल का शेप सेम नहीं है, वो डिपेंड करता है उसका काम क्या है, ठीक है। जैसे हम बचपन में हमारे सेल छोटे होंगे, बड़े बड़े होते होते हमारे सेल बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और सेल डिवीजन दोनों में होगा, प्रोकैरियोटिक में भी होगा, यूकैरियोटिक में भी होगा, ठीक है। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल के पास ही क्यों ऑर्गन्स होते हैं? तो यूकैरियोटिक सेल कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि हमारे जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर लाइफ प्रोसेस ज़्यादा करना है। लाइफ प्रोसेस के लिए हमारे सेल के ऑर्गन चाहिए, और सेल ऑर्गन
नहीं होंगे तो हमारी बॉडी से वेस्ट नहीं निकलेगा, हमारी बॉडी में नया मटेरियल नहीं बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। बेसिकली लिविंग फैक्ट्री के लिए सब चीज़ें चाहिए होती हैं। अब न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करें, न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, डबल लेयर होता है क्योंकि न्यूक्लियस है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर न्यूक्लियोलस क्या है, तो न्यूक्लियोलस भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये राइबोसोम बनाता है, यानी कि राइबोसोम बनाएगा तो प्रोटीन बनाएगा। जेनेटिक मटेरियल है ये सेल में। डीएनए हमारा पढ़ा होगा हमने, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो डीएनए डबल हेलिक्स जैसा दिखता है। जीन्स के बारे में बताता है कि किस, जैसे पेरेंट्स के बारे में, हमारे पापा मम्मी कौन है। इसके अंदर क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या बताता है हमारा। और क्रोमोसोम कंडेंस स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स हमारे जो होते हैं, हमारे को जीन्स के बारे में बताते हैं, डीएनए वीएनए के बारे में बताते हैं, ठीक है। जीन्स मतलब फंक्शन, जीन्स हमारा डीएनए का ही पार्ट है, ठीक है। बाकी आरबीसीज की अगर हम बात करें तो आरबीसीज के पास कोई अपना न्यूक्लियस नहीं होता भाई, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, नोट कर लेंगे आप ये लोग। अब कंट्रोल बैलेंस कैसे हमारी लाइफ का चल रहा है, तो कंट्रोल्ड ग्रोथ जो हमारी होती है, सेल जो होता है हमारा, सेल ग्रो होता है हमारा सेल ग्रो होता है हमारा, और डिवाइड होता है और कंट्रोल होता है। धीरे धीरे सेल हमारा ग्रो होता रहेगा, डिवाइड भी होता रहेगा, ग्रोज और कंट्रोल भी होता रहता है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रोल बैलेंस है हमारे सेल के। सेल की रिप्लेसमेंट भी होती रहती है, तो डेड सेल अब मर जाएंगे तो नए सेल हम उसकी जगह आ जाते हैं, ठीक है। इनहेबिटेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। इन एनिमल सेल डिवीजन स्टॉप, कभी कभी सेल की डिवीजन ना स्टॉप भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि उसके अलावा ग्रोथ नहीं होनी। जैसे कुछ एनिमल्स की इतनी हाइट तक की ग्रोथ होगी तो उसके बाद सेल डिवाइड नहीं होंगे भाई। जैसे हम बचपन से जो बड़े हो रहे हैं उसमें सेल डिवाइड हो रहे हैं, पर हमारी एक हाइट अगर बन गई तो उसके बाद हमारे सेल डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, लेकिन रिप्लेसमेंट तो होगी। अब देखो जैसे कैंसर सेल है, कैंसर सेल क्या होता है, कैंसर सेल में कंट्रोल ऑफ डिवीजन कम हो जाती है, इस वजह से हमारा क्या होता है, कैंसर सेल हमारा डेवलप होना चालू रहता है, ठीक है। ट्यूमर्स के सेल ऐसे कुछ दिखते हैं, देखो यहाँ पे ये दो तरीके के होंगे, एक कैंसीरियस भी होता है। अब ट्यूमर दो तरीके का होता है, कैंसर वाला ट्यूमर भी होता है और एक बिना कैंसर वाला भी ट्यूमर होता है। तो लोकलाइज ग्रोथ में पाया जाएगा, ये हमारा टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर नहीं होता, टिश्यू के अंदर होता है ये। प्लांट सेल में भी हमारे अलग अलग पैटर्न मिल सकते हैं, रिजिडिटी के हिसाब से उसके पैटर्न होते हैं। अब पीसीडी क्या है, पीसीडी मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो सेल हैव अ नेचुरल वे ऑफ डाइंग, सेल का अपना खुद का वे है डाइंग का। पहले नॉर्मल सेल बना, फिर सेल हमारा श्रिंक हुआ, फिर सेल टूटने के बाद अपने आप मर जाता है बाद में जाके, ठीक है जी। अब देखो ऐसा है कुछ, हमारे हाथ कभी फूले हुए लगते हैं, फिर कभी ऐसे नॉर्मल लगते हैं ना, तो फूले हुए इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमारे सेल्स हमारे कुछ ना कुछ हाथ के काम नहीं कर रहे ढंग से। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम पढ़ें, एक और ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। ये हमारी एनर्जी निकालता है, देखो एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया ने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकाला और साथ में एनर्जी छोड़ी एटीपी के फॉर्म में। स्ट्रक्चर देख लेंगे आप इसका कैसा है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होता है जो स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है जिसमें फ्लूइड होता है, मतलब कि बहुत सारे फ्लूइड टाइप की चीज़ें होंगी, ठीक है। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी है जो निकलती है, ठीक है। अगला देखें प्लास्टिड्स क्या होता है, तो प्लास्टिड्स हमारे होते हैं कलर प्रोवाइड कराते हैं इन चीज़ों को। प्लास्टिड 3 तरीके के हैं, तो फूड सिंथेसाइज करने का, स्टोरेज करने का काम होता है इनका। पहला अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट है ये, ठीक है। स्टोरमा नाम की इसमें चीज़ होती है जिसमें फ्लूइड होता है, और फिर ग्रेना नाम की चीज़ होती है जिसके अंदर स्टैक ऑफ डिस्क होता है। ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये सब इसका काम है। इसके अलावा हम क्रोमोप्लास्ट देखें, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है हमारा, ये भी हमारा पिगमेंट ही कंटेन करता है, क्लोरोफिल से अलग है, लेकिन इसमें ग्रीन कलर गिव येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ये सब कलर देगा, ग्रीन नहीं देगा, येलो ऑरेंज और रेड देगा। फ्लावर्स और फ्रूट को कलर प्रोवाइड कराता है ये। और एक होता है कलरलेस, इसमें कुछ कलर ही ना हो, नॉन ग्रीन, जैसे रूट्स में पाया जाएगा ये। स्पेशल फूड फीचर्स भी हैं कुछ इसके, फूड स्टोरेज करने का हो गया, या फिर डीएनए वीएनए का भी काम ये कर लेते हैं। एक और चीज़ है हमारी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स हमारा होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं ये भी, और ये हमारे प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा रोल है इनका, क्योंकि प्लांट सेल में ज़्यादा बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। देखो इतना बड़ा वैक्यूल है प्लांट सेल में, ये पानी को स्टोर करता है, जितना भी वाटर को स्टोर करेगा, प्लांट में वाटर भी इसलिए ज़्यादा होता है, ठीक है। स्टोर वाटर, स्टोर मिनरल्स, स्टोर वेस्ट मटेरियल, ये सब चीज़ स्टोर करके रखता है। विल्टिंग इफेक्ट जो होता है ना, पत्तियां गिरने वाली इफेक्ट, वो भी इसी की वजह से होता है कि हमारा प्लांट के पास ज़्यादा वैक्यूल नहीं होगा, वैक्यूल की मात्रा नहीं है, पानी ज़्यादा नहीं है, तो होता ही है हमारा। अब क्यूरियोसिटी की अगर हम बात करें तो 2010 में साइंटिस्ट क्रेग वेंटर इज इट टीम मेड एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड सिंथेटिक बायोलॉजी, द फर्स्ट स्टडी द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। इन्होंने डीएनए सीक्वेंस के बारे में सबसे पहले पढ़ा, ये नई चीज़ है जो आपको पढ़ना है इस बार, ठीक है। तो डीएनए के बारे में उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो एक सिंपल बैक्टीरिया है जिसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज भी होता है हमारा। देन दे केमिकली सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी इन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस डीएनए। पहले उन्होंने कंप्यूटर में बनाया माइकोप्लाज्मा नाम की कोई चीज़, फिर उसको उन्होंने
केमिकली सिंथेसाइज करके लेबोरेटरी में फिर बनाया कि उसको हम डीएनए नाम देते हैं। ठीक है, पहले टेस्ट ट्यूब में देखो बनाया हुआ है, फिर बाद में उसको डीएनए नाम दिया हुआ है। फिर उन्होंने इंसर्ट किया सिंथेटिक डीएनए को डेली लाइफ में, और उसके फिर डीएनए के बारे में काफ़ी कंट्रोल्स वगैरह इन्होंने बताए। तो डीएनए की डिस्कवरी किसने करी भाई? जे क्रेग वेंटर ने करी थी। ये आपकी बुक में नई चीज़ है जो आपको पहले 9th में नहीं थी, अब इस बार ऐड हुई है, तो आपको ये पढ़ना है ध्यान से। आगे देखो, सेल के बारे में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हमने सारा इसमें दे रखा है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गन, सेल ग्रोथ कैसे करता है, कंट्रोल कैसे करता है, तो इसको पढ़ सकते हैं। सेल डिवीज़न क्या है? तो सेल टूटता है दो तरीके से, मीटोसिस होता है, एक मायोसिस होता है। तो मीटोसिस क्या है कि मीटोसिस में हमारा क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा बॉडी सेल में, केवल पेरेंट सेल 2 पार्ट में टूटेगा, डॉटर सेल में, ठीक है, तो उसको मीटोसिस बोलोगे। लेकिन अगर 2 वाली चीज़ वो और 2 में टूट गई, जैसे देखो यहाँ पे है, पहले 2 में टूटी, फिर ये 2 और जाके 2 और में टूटी, पहले वाला 2 फिर 2 4 हो गए ना, 2 से 4, पहले 1 से 2, 2 से 4 बन रहे हैं, पर यहाँ बस 1 से 2 बन के रुक जाएगा, तो ये मीटोसिस है। ये डॉटर सेल में बन जाता है वापस, और ग्रोथ इसकी नहीं होती है, आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम दिखेंगे मीटोसिस में। लेकिन मायोसिस में जेनेटिकली डिफरेंट होता है, मतलब लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं ना, सिमिलरिटीज़ नहीं हो सकती इसमें। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वगैरह में काम करता है ये, और प्रेगनेंसी वगैरह में भी काम करता है मायोसिस। तो मीटोसिस मायोसिस समझ में आया, 2 तरीके के सेल डिवीज़न है, एक में 1 से 2 ही बनेगा, एक में 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 के बाद नहीं बनता भाई। ठीक है, ब्रीडिंग साइंस एंड सोसाइटी, तो इन्होंने कुछ हमारे वो हैं, जैसे अरुण कुमार शर्मा के बारे में पढ़ना है आपको। तो इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रोमोसोम्स पे वर्क किया था, वर्क इन द फील्ड्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में बताया इन्होंने, और डेवलपमेंट करी उसकी, और क्रोमोसोम से ही बनाया इन्होंने। क्रोमोसोम के प्लांट के क्रोमोसोम्स के बारे में बताया इन्होंने। काफ़ी इनको अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण मिला है और शांति स्वरूप भी मिला हुआ है इन्हें। मायोसिस में कुछ एरर्स हैं। एरर्स क्या है मायोसिस में? कि जेनेटिक डिसऑर्डर कर देता है मायोसिस, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मीटोसिस में भी ऐसे ही कुछ है, सेल डिवीज़न में अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ट्यूमर और कैंसर की से शिकायत हो जाती है। ठीक है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है सेल्स के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, यूज़ ऑफ सेल कल्चर, मेडिसिन प्रोडक्शन वगैरह। अब देखो सेल की थ्योरी हमारी किसने किसने दी? तो शेल्डिन, शॉन और विर्चो के बारे में मैंने पढ़ा था कि विर्चो बोलता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बने हुए हैं। 1838 में हमारा सबसे पहला कंक्लूडेड द ऑल प्लांट मेड ऑफ सेल, कि जितने भी प्लांट हैं वो मेड सेल से बने हुए हैं, ये बताया था हमारे शेल्डिन ने। शॉन ने बताया था कि जितने भी एनिमल हैं वो सेल से बने हुए हैं। तो बेसिकली सब यही आए थे, प्लांट के बारे में बताया था शेल्डिन ने, शॉन ने बताया एनिमल्स के बारे में, विर्चो ने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बेसिकली वो सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट है हमारा गोttlieb हेबेडलट, ये ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट है, जिन्होंने 1902 में प्रपोज दिया था कि दैट एनी लिविंग प्लांट सेल जो फुल्ली मैच्योर सेल भी है वो एक परमानेंट टिश्यू है और वो पूरा कंप्लीटली प्लांट बन सकता है। अब टोटीपोटेंसी क्या होता है? तो हेबेडलट ने एक चीज़ बताई कि हेबेडलट ने बोला कि जैसे प्लांट सेल हैव द एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, कि एक प्लांट सेल से हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बना सकते हैं। ठीक है, और वो जो इसकी एबिलिटी है प्लांट सेल को डेवलप होने की, वो कंप्लीटली डेवलप होकर पूरा एक सेल भी पूरा एक खुद का पूरा प्लांट सेल भी बन सकता है। इसी को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी अगर पूछेंगे तो ये किसने दिया था? ये हमारे हार्बर्ट ने दिया था, जिसने बोला था कि प्लांट सेल जो है वो एक प्लांट सेल पूरा बड़ा प्लांट भी बन सकता है, ग्रो होके धीरे धीरे होके डिवाइड और ग्रो होके। ठीक है, लास्ट चीज़ पढ़ते हैं कि कंट्रोल और बैलेंस हम कैसे करते हैं। तो कंट्रोल ग्रोथ कैसे होती है? सेल ग्रो होता है, डिवाइड होता है, कंट्रोल होता है, और एक अपनी फिक्स लाइफ स्पैन है हर सेल की, मतलब उतने तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। ऐसे ही उन्होंने कैंसर सेल, ये हमारा वापस से रिपीट हो गया है, पीसीडी कैंसर सेल वाला सेम चीज़ है, तो इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, पीसीडी वाली चीज़ है, पीसीडी वाला पन्ना है, वापस से आ चुका है, तो हमारा पूरा सेल चैप्टर हो गया है हमारा। तो हमने क्लास 9th का सेल चैप्टर पूरा निपटा दिया है। ऐसे ही हम मिलेंगे अगले लेक्चर में टिश्यू चैप्टर्स के साथ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका, मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।